खालिद साहब, मैं ज़रा यहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। आर्च एनिमीज़ कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया को। अब आर्च एनिमीज़ तो फिर अमेरिका और जापान भी थे। ज़ाहिर है अमेरिका ने एटमी बॉम्ब गिरा दिया था जापान पर जाकर, मगर फिर भी ट्रेड होती है। चाइना और इंडिया में भी लद्दाख का मामला एक डिस्प्यूट है जो कि चल रहा है, मगर डिस्पाइट ऑफ दैट वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या ऐसा स्पेशल या मुनफरिद है जो कि ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पाता, उस तरह से बायलैटरल रिलेशंस तिजारत को लेकर खुसूसी तौर पर नहीं सस्टेन कर पा रहे जैसे कि बाकी ममालिक हम देख रहे हैं कर रहे हैं, हालांकि दुश्मन भी एक दूसरे के? हमारे और इंडिया के दरमियान जो डिफरेंट है वो कश्मीर है। अच्छा, जब तक वो मसला किसी तरफ नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, प्लेबिसाइट का जो एक तय है पहले से, वो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये मामलात आप उसको बैक बर्नर पे रख सकते हैं। आप उस पर एक ज़माने में प्रपोजल थी मॉरिटोरियम की कि 15 साल का मॉरिटोरियम कर लिया जाए, दोनों कश्मीरों को आपस में मूवमेंट फ्री कर दी जाए और फिर देखा जाए कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। तो बहरहाल कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहीं से तिजारत की बात शुरू होती है। हम 5 अगस्त 2019 के इंसिडेंट के बाद जो एक्ट किया इंडिया ने, उसके बाद हमने डाउनग्रेड की रिलेशनशिप भी, सफारत खाने के हवाले से भी तिजारत भी बंद की और सारी चीज़ें उसके नतीजे में हुई। क्या वो चीज़ ख़त्म हो गई है? क्या 5 अगस्त 2019 रिवर्स हो गया है या सोच रहे हैं इंडिया रिवर्स करने का? या बात यह कि जो हमें खारजा पॉलिसी की हमारी समत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या होनी चाहिए, कल भी हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की। नजम साहब ने बड़ी सी दुरुस्त बात की थी कि हमें आज बैठ के डिफ़ाइन करना है कि हमने क्योंकि हर वक्त की रिक्वायरमेंट होती है ना। एक दफ़ा एक वक्त में हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, उस वक्त हमारी और तरह की चीज़ें थी। अब हम इकोनॉमिक वॉर में हैं, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उस हवाले से हमें सिमत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या है हमारी, उसके हवाले से हमने चीज़ें तय करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसहाक डार साहब हैं, मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पर वो अपने आप को वज़ीर ख़ारजा तस्लीम नहीं कर रहे। वो उनकी जो बातें हैं, जो तरीक़ाकार है, ख़ास तौर पे ये विज़िट भी उनका जो पर्टिकुलर है, वज़ीर आज़म ने जाना था और उनको भेजा गया। वो लंदन गए, लंदन से फिर ब्रसल्स गए, ब्रसल्स से फिर लंदन आ गए। हालांकि लंदन में वो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई इन्विटेशन थी या थी, उनकी क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं अभी तक पता कि वो लंदन क्यों गए थे। अच्छा। और वापसी पे लंदन क्यों रुके और लंदन में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी बात होती है कि आप अभी खजाना के पोर्टफोलियो को ही समझ रहे हैं कि उसी माइंडसेट से अभी वो काम कर रहे हैं। जी वो बिल्कुल वो निकलना नहीं चाह रहा है उससे। वो समहाउ उनका को प्रॉब्लम है, जाहिर है, और उनको ज़बरदस्ती मेरा ख्याल इस साइड पे किया गया, तो इसलिए और ज़्यादा वो दिल पे ले गए इसको। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट थी उनकी, ऑफ द कफ रिमार्क्स थे सवाल के जवाब में, जो कहा जा रहा है कि जो किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये बात की। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नजूम साहब सब बेहतर समझते हैं, टाइमिंग इज एसेंस। जो वक्त होता है ना कोई बात करने का, कहने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन रिलेशंस में भी और अदरवाइज पॉलिटिक्स में भी। तो क्या ये मौका था कि इस किस्म की बात वैसे ही पासिंग रिमार्क्स के तौर पर भी की जाए या कोई बात हो रही थी इसके ऊपर? उन्होंने तो शायद अभी प्रॉपर ब्रीफिंग्स भी नहीं ली फॉरेन ऑफिस की उस तरह से कि उनको पता हो कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है या हमारे प्लान क्या है, खारजा पॉलिसी अभी किस तरह से हम लेके चल रहे हैं और आगे हम किस तरह लेके चल रहे हैं। तो वो गैर संजीदगी मुझे नज़र आती है। और ख़ास तौर पर हम जब इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हम बड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अगर इकॉनमी ठीक करना चाहते हैं तो मैं आज की खबर आपको बता देता हूँ। EU के साथ GSP में जो हमने एक्सपोर्ट्स करनी थी, जो हमारे टारगेट थे, जो लेवल था, वो हमने अचीव नहीं किया। हम ड्यूटी फ्री, हमें इंपोर्ट की, वहाँ एक्सपोर्ट की इजाज़त है, हम काफ़ी 10, 15, 18% नीचे चले गए हैं। हम पिछले साल से बहुत कम कह रहे हैं कि जी उधर से ऑर्डर नहीं थे। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? अगर ऑर्डर नहीं थे, एक मार्केट मौजूद है, एक मुल्क में नहीं थे दूसरे से कर ले, दूसरे में नहीं तीसरे में कर ले, इतना बड़ा यूरोप है, इतने मुल्क है उसमें। तो हम अगर इस तरह से पॉलिसीज़ को बनाएंगे और लेके चलेंगे तो फिर किस तरह से ये चीज़ें ठीक होगी? मेरा ख्याल है कि पहले उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग लेनी चाहिए, इसहाक डार साहब को आके तसल्ली से हर पहलू से देखें रिलेशनशिप को, मिडल ईस्ट में कैसे रखने, चाइना के साथ कैसे, अमेरिका के साथ कैसे, और इंडिया और अफगानिस्तान और बाकी जितने ममालिक, ईरान है खित्ते में, बांग्लादेश है, सारे ममालिक का, श्रीलंका है। फिर तो वो सारा सोच समझ के देख के फिर उसके बाद ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस किस्म के सवालों के जवाब दें। मेरा ख्याल है इससे हमारी सुबकी होगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त का नजम साकिब साहब ने, आप उनके टीवी चैनल लगा के देखिएगा, ऐसा कमाल वहाँ पे धमाल हो रही होगी ना तो सागदार साहब के इस बयान को लेके
कि बस बंदा शर्मिंदा ही हो सकता है, उस पर और क्या कर सकते हैं। राव खालिद साहब, हमारी असेंबली ऑपोजिशन लीडर से अभी तक क्यों महरूम है? क्योंकि स्पीकर साहब अभी तक नहीं, उनको पसंद नहीं आ रहा कोई बंदा किसको अपोजिशन लीडर वजीर आजम से ज्यादा सोच विचार ऑपोजिशन लीडर के लिए हो रही है। जी बिल्कुल, वो उसमें एतराज़ जो एक सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। जब अपोजिशन की अक्सरियत कह रही है कि ये हमारा अपोजिशन लीडर होगा तो उसमें वो ज्वाइन करे ना करे, उससे क्या मसला है। आप मौलाना फजलुर रहमान जब रहे थे उस वक्त उनकी कौन सी कोई 150 सीटें थी अपोजिशन की जब उनको बनाया गया था, तो वो एक कंसेंसस होता है अपोजिशन के दरमियान, वो करते हैं। तो यही वो चीज़ है जो ये इंडिकेट करती है कि हमारी सियासत किस सिमत जाएगी। तो वो उनके लिए एक मशवरा भी है, शेर है कि दिल के दरिया को तो एक रोज़ उधर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। तो आप जब इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। आप एक अपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट पर इतना यानी हंगामा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप यानी वो कर रहे हैं, लेतोलाल से काम ले रहे हैं, तो किस तरह से मामला बेहतर होंगे। तो ओवरऑल जो आप कह लें कि पीटीआई, अगर पार्टी वाइज हम देखें सियासत को, पीटीआई की सूरत हाल तो उसके मसाइब और आलाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं कि केसेस हों। उसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की अपनी भी कोई फ्लॉड स्ट्रैटेजीज हैं, आप कसूरवार समझते हैं फ्लॉड स्ट्रैटेजीज को? वो उनकी फ्लॉड स्ट्रैटेजी वही है जो वो कहते हैं कि वो आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हैं, इस किस्म का एतराज उनके हो जाता है। वो ना भी हो तब भी उन पर एतराज होना ही होना है। शायद कुछ उनकी खामियां भी हों, उन्होंने इल्हाक किया, उससे पहले वो एमडब्ल्यूएम के साथ थे, उसको भी वो उसमें कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इख्तिलाफात पाए जाते हैं पीटीआई के अपने अंदर अभी तक। देखिए बात यह है कि वो क्रिकेट में हम कहते थे कि जो ग्राउंड में खड़ा उसको पता है कि क्या चल रहा है मामला, हम बाहर से बैठ के उसको इन स्विंग और आउट स्विंग खेलने का मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ बॉल आ रही होती है उसको पता होता है किस स्पीड से आ रही है और किधर घूम रही है वो। तो वही बेहतर कर सकता है। तो वो ग्राउंड में है, उनके अपने कंसिडरेशंस होंगी, जिन हालात में वो थे उन हालात में हम अपने आप को रख के देखें तो शायद हम अंदाज़ा लगा सकें कि उन्होंने गलतियां कहाँ पे की हैं और क्या वाकई दुरुस्त फैसले किए। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से ये हुआ, वो ग्रुप की सूरत में अब वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है, अब डिफेक्शन का उसमें चांस खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है उनको, उस वजह से हुआ है। दूसरा उनके साथ जो अभी सेनेट इलेक्शन में भी वही हो रहा है, अपोजिशन लीडर पे जो हो रहा है, सेनेट इलेक्शन में उनके कागजात वगैरह रिजेक्ट होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो पीएमएल-एन का है मेरे हिसाब से। हुकूमत बनने के बाद भी वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद है। हुकूमती मामलात तो खैर उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, जैसे ये कमेटी बनी थी इक़्तिसादी कमेटी और उसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म ने खुद रखी थी और फिर एक दिन बाद उनको वापस देनी पड़ गई वज़ीर ख़ज़ाना को। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हुकूमती मामलात का। सियासी मामलात में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको नहीं बल्कि नवाज फैक्टर माइनस करने की कोशिश हो रही है, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर। तो उसकी वजह उसके हमें नज़र आते हैं उसके आसार जावेद लतीफ़ साहब और ऐसे लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बातें वो करते हैं, जिस किस्म की सेंसिटिव बातें जो कि इंतखाबात के हवाले से बहुत सीरियस इल्ज़ामात जो पीटीआई लगाती है उसको इंडोर्स भी करते हैं, बल्कि उससे भी आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की, आज उसके भी पार्टी के अंदर से उसके खिलाफ आवाज़ आ गई, हनीफ अब्बासी ने उसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि जी आपको उस वक्त बात करनी चाहिए, बाद में आप करके बिला वजह, यानी ये अखलाकियात के मुताबिक भी नहीं है, इस तरह से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी की बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो जमात है वो बना रहे हैं या बनवाई जा रही है, ये एक अलहदा पहलू है उसका। लेकिन उस जमात में कौन लोग जाएंगे ये देखने की बात है।